Hello everyone, good evening to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज के वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के सभी इंडाइसेस एंड रिपोर्ट्स को कवर करेंगे। मतलब जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक जितनी भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है, जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स रिपोर्ट नीति आयोग ने पब्लिश की है। इसके अलावा आपने देखा होगा स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हुई है। ऐसी कई सारी रिपोर्ट्स और इंडेक्स पब्लिश हुए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आज हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। रिपोर्ट से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, जैसे कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर है, परसेंटेज वाइज कहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने कई सारे एग्जाम्स में देखे होंगे, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज के वीडियो में आपको मिल जाएंगे। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो आपको कहीं और से कुछ और मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे मैंने सभी इंपॉर्टेंट इंडेक्स और रिपोर्ट्स को कवर कर लिया है, तो आपको एक ही वीडियो में सारा डेटा मिल जाएगा। ये हमारी लास्ट 6 मंथ के कंपाइलेशन की वीडियोस चल रही हैं। हम इनमें लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले मैंने मिलिट्री एक्सरसाइज, गवर्नमेंट स्कीम्स, इसके अलावा डीआरडीओ और इसरो जो न्यूज में है, इंटरनेशनल न्यूज, अवार्ड्स, अवार्ड्स नहीं हुआ अभी, बुक्स हुई हैं, तो ये सारे वीडियोस मैंने कवर करा दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। आज हम इंडेक्स और रिपोर्ट को डिस्कस करेंगे, फिर हम अपॉइंटमेंट्स बची हुई हैं अभी और अवार्ड्स भी बचे हुए हैं, तो धीरे धीरे इनको भी कवर कर लेंगे। ओके है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जल्दी से एक बार लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। वो सारे फ्रेंड्स जो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितने भी सरकारी एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स में इंडेक्स और रिपोर्ट आती है, तो आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए स्टार्ट करते हैं विथ फर्स्ट इंडेक्स, जिसका नाम है ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। मतलब कौन सा शहर, कौन सी सिटी सबसे लिवेबल है, मतलब आपका हेल्थ केयर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, आपका वेस्ट मैनेजमेंट अच्छा है, रहने लायक एक साफ सुथरी अच्छी जगह कौन सी है। तो यहाँ पर इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने इस रिपोर्ट को या इंडेक्स को पब्लिश किया है। एंड वंस अगेन, वियना ऑस्ट्रिया एज द वर्ल्ड मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर, तीसरी बार लगातार ऑस्ट्रिया का एक शहर है जिसका नाम है वियना, वो सबसे ज्यादा लिवेबल सिटी है तीसरी बार लगातार। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर टॉप 3 सिटीज देखा जाए तो वियना इन ऑस्ट्रिया, कोपेनहेगन इन डेनमार्क एंड ज्यूरिच इन स्विट्जरलैंड। ये टॉप 3 शहर आपको याद रखने हैं। अब कोई बहुत अच्छा शहर है रहने के लिए, तो कोई ऐसा शहर भी होगा जो एकदम गंदा सा होगा, जिसमें प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हेल्थ केयर नहीं है, पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। तो अगर हम बात करते हैं बॉटम पर कौन है, तो बॉटम पर है डेमेस्कस। डेमेस्कस एक शहर है जो कि सीरिया में है, ये आपको बॉटम पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 173 पोजीशन पे है डेमेस्कस इन सीरिया। फिर बॉटम पर अगर बॉटम 3 कंट्रीज देखेंगे तो अल्जीरिया इन अल्जीरिया, ट्रिपोली इन लेबनान एंड सीरिया इन डेमस्कस इन सीरिया। ठीक है, अब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो पाकिस्तान की कैपिटल है कराची, तो कराची भी आपको देखिए यहाँ पे बॉटम 5 में देखने को मिल रही है। इसके अलावा बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका, वो भी आपको बॉटम 10 में देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर इस लिस्ट में इंडिया की भी 2 सिटीज हैं, दिल्ली एंड मुंबई, लेकिन उनकी पोजीशन भी काफी अच्छी नहीं है। 141 पोजीशन पे आपको दिल्ली एंड मुंबई देखने को मिल जाएगा। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब ये इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किसने पब्लिश किया। आंसर हो जाएगा हमारा आईएमएफ, मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या बताता है, ये इंडेक्स बताता है कि कोई भी कंट्री कितनी यहाँ पर प्रिपेयर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने नई टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है, एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे 174 कंट्रीज का असेसमेंट किया गया, उसके बाद इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है। अब हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज इकोनॉमी कंट्रीज को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया, जैसे कि एडवांस इकोनॉमी कंट्रीज लाइक सिंगापुर, फिर इमर्जिंग मार्केट लाइक इंडिया, चाइना एंड लो इनकम कंट्रीज लाइक घाना एंड एटसेट्रा। ओके है जी, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस इंडेक्स में टॉप पर कौन है, टॉप पर है सिंगापुर। सिंगापुर का जो स्कोर है वो 0.80 है। सिंगापुर के बाद है डेनमार्क एंड यूएसए। तो टॉप 3 कंट्रीज कौन सी हैं, सिंगापुर, डेनमार्क एंड यूएसए। नाउ बात करते हैं अबाउट द इंडिया, तो इंडिया यहाँ पे आउट ऑफ 174 कंट्रीज 72 पोजीशन पे आपको मिल जाएगा, और इंडिया का स्कोर 0.49 है। इंडिया की रेटिंग कितनी है,
0.49 आपको देखने को मिल जाएगी। ओके है जी। तो यहाँ पे आपको टॉप 3 याद रखना है, इंडिया का पोजीशन याद रखना है कि इंडिया 72 पर है और इंडिया की जो रेटिंग है वो 0.49 है। ठीक है, चलो अब ध्यान से समझना। ठीक है, जो भी काम कर रहे हो एकदम साइड में रख दो, केवल अभी इस रिपोर्ट पे फोकस करना। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, हम बात कर रहे हैं स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। ठीक है, 2023 की रिपोर्ट क्यों पढ़ रहे हैं? अरे बेटा ऐसा नहीं है, ये रिपोर्ट 2023 की भले ही है लेकिन 2024 में इसको रिलीज किया है। हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, जिसे हम शॉर्ट में FSI कहते हैं, तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है 2 साल में एक बार। तो 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट आती है। कब से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है? तो 1987 से इसको रिलीज किया जा रहा है। तो रिसेंटली जो मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, भूपेंद्र यादव जी, उन्होंने देहरादून में इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, तो 2023 का ये रिपोर्ट है जो 2024 में पब्लिश हुई है। चलिए अब इस रिपोर्ट की हाइलाइट्स को ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात, इसमें बताया गया है कि इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर क्या है। देखो, एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर। ठीक है, और कई बार आपको बार बार सुनने को मिलेगा फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, तो दोनों ही पिक्चर्स अलग अलग हैं। अब यहाँ पे जो भी डेटा है वो कंपेयर कहाँ से किया होगा? जो लास्ट असेसमेंट हुआ होगा, तो 2021 के डेटा को 2023 के डेटा के साथ कंपेयर किया है। तो यहाँ पे जो भी कंपैरिजन होगा वो 2021 के डेटा के साथ होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होती है। अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट हमारे देश में जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो इंक्रीज हुआ है। दिस इज गुड न्यूज फॉर अस कि भले ही डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जंगलों की कटाई हो रही है, लेकिन स्टिल हम नए पौधे भी लगा रहे हैं। तो हमारे देश में जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है वो इंक्रीज होके कितना हो चुका है? तो 25.17% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया, भारत का टोटल एरिया का 25.17% में आपको फॉरेस्ट एंड ट्री कवर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए केवल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो केवल फॉरेस्ट कवर 21.76% है। अगर आपसे पूछ लिया जाए केवल ट्री कवर कितना है, तो केवल ट्री कवर 3.41% है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर बोला गया कि 2023 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली भारत के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, तो 25.17 है, 25.17%। अगर पूछा जाए केवल फॉरेस्ट कवर कितना है, तो 21.76% है, और केवल ट्री कवर कितना है, तो 3.41% है। ओके है जी, डन। चलो अब बात करते हैं टॉप 4 स्टेट जहां पर मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है, मतलब एरिया के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है आपके फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में। तो टॉप 4 स्टेट जहां पर मैक्सिमम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इंक्रीमेंट देखा गया है, तो वो है छत्तीसगढ़, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान। तो आप कोशिश कीजिएगा टॉप 3 स्टेट्स को आप याद रखो, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश एंड उड़ीसा। ओके, चलिए नेक्स्ट है टॉप 3 स्टेट शोइंग मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर। ये केवल और केवल क्या है? फॉरेस्ट कवर है। इसके पहले फॉरेस्ट एंड ट्री कवर था, तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में छत्तीसगढ़, उसके बाद यूपी। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है? एमपी में है, और एमपी का पड़ोसी है सीजी, और एमपी का ही पड़ोसी है यूपी। तो यूपी और छत्तीसगढ़। नाउ बात करते हैं केवल और केवल फॉरेस्ट कवर कहां पर इंक्रीज हुआ है, तो फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है मिजोरम, मिजोरम के बाद है गुजरात। ठीक है, तो एक बिल्कुल वेस्ट में है और एक बिल्कुल ईस्ट में है, राइट। तो यहाँ पे मिजोरम एंड गुजरात आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करेंगे एरिया वाइज, जो टोटल पर्टिकुलर स्टेट का ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट्स कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है, तो वो है एमपी, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है अरुणाचल प्रदेश, और उसके बाद है महाराष्ट्र। ओके है जी। और एरिया वाइज टॉप 3 स्टेट हैविंग अ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, तो फॉरेस्ट कवर में भी एमपी है, फिर अरुणाचल प्रदेश और देन छत्तीसगढ़ है। तो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड महाराष्ट्र, एंड केवल फॉरेस्ट कवर में मध्य प्रदेश, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश एंड देन छत्तीसगढ़। ओके है जी, इतनी चीजें हमें याद रखनी है। नाउ बात करते हैं टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंगली सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है। मतलब टोटल एरिया 100% है, तो 100% से कि 91% में क्या है? केवल फॉरेस्ट है, वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर,
टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कहाँ है, लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप के 91.33% एरिया में आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिल जाएगा। लक्षद्वीप के बाद आता है मिजोरम एंड मिजोरम के बाद है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। ओके है जी। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टोटल आखिरकार फॉरेस्ट और ट्री कवर है कितना। हमने परसेंटेज तो देख लिया कि 25.17% हमारे टोटल भारत के एरिया का आपको फॉरेस्ट एंड ट्री कवर मिलेगा। आखिरकार ये है कितना, तो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर, 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर। ये डेटा ना ऐसा का ऐसा रट लीजिए, याद कर लीजिए। क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में इन नंबर से पूछा जाता है। आप चाहो तो पिछले साल का ही एमपीपीएससी का पेपर उठाकर भी देख सकते हो, प्रीलिम्स का। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है वो। तो 8,27,357 स्क्वायर किलोमीटर का आपका टोटल ट्री एंड फॉरेस्ट कवर है, जो कि हमारे टोटल इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 25.17% आपको मिल जाएगा। ओके है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब पिछले साल के कंपैरिजन में, या जो पिछली रिपोर्ट आई थी 2021 की रिपोर्ट, उसके कंपैरिजन में 2023 में कितना एरिया इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट का। तो टोटल जो फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इंक्रीज हुआ है वो 1445 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है, 1445 स्क्वायर किलोमीटर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर में इंक्रीमेंट हुआ है। ओके है जी, डन। अब हमारे देश में कुछ ऐसे राज्य और यूनियन टेरिटरी है, कितने, 8 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, जिनके टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 75% से ज्यादा में फॉरेस्ट कवर या ट्री कवर है। कौन कौन है, मिजोरम है, लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड मणिपुर। आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमारे आइलैंड्स और उसके अलावा सारे के सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं, जहां पर सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज आपको फॉरेस्ट कवर देखने को मिलेगा। ना बात करते हैं हम मैंग्रोव के बारे में। मैंग्रोव क्या होते हैं, ऐसी जगह है जहां पे दलदली जमीन पाई जाती है, जहां पर समुद्र का पानी और मीठी जगह से मिलता है, खारा पानी होता है और खारे पानी पे झाड़ियां होती हैं, उसे ही हम मैंग्रोव कहते हैं। जैसे कि सुंदरवन डेल्टा एक मैंग्रोव फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे देश में जो टोटल फॉरेस्ट मैंग्रोव कवर है वो 4,992 स्क्वायर किलोमीटर है। इस डेटा को भी याद रखना है। हमारे देश का टोटल मैंग्रोव कितना है, 4,992 स्क्वायर किलोमीटर का आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर हम देखा जाए तो मैंग्रोव के बारे में ये कहां पर है, तो देखेंगे एक्चुअली इसमें बताया गया है कि 2021 के कंपैरिजन में 2023 में हमारे देश में जो मैंग्रोव कवर है उसमें डिक्लाइन हुआ है, मतलब मैंग्रोव फॉरेस्ट में कमी आई है। कितनी कमी आई है, 7.43 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है। और सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव लॉस्ट हुए हैं वो गुजरात में हुए हैं। ठीक है। टॉप 5 स्टेट जहां पर डिक्रीज देखा गया है फॉरेस्ट ट्री कवर में, वो आपका मध्य प्रदेश है। भले ही मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन डिक्लाइन भी पिछले असेसमेंट के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा कहां पर हुआ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटका एंड नागालैंड आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके है जी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं टॉप 3 स्टेट बाय एरिया मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है फॉरेस्ट कवर में। और टॉप 3 स्टेट बाय द परसेंटेज तो आपका लक्षद्वीप, मिजोरम एंड अंडमान निकोबार आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब बेम्बू के बारे में, बांस के पेड़ों के बारे में बात करते हैं। तो बांस के पेड़ों के लिए हमने कई सारे मिशन चलाए हैं, नेशनल बैम्बू मिशन है, तो उसके कल्टीवेशन को हम प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे देश में लास्ट असेसमेंट के कंपैरिजन में जो बेम्बू कल्टीवेशन एरिया है वो इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 5,227 स्क्वायर किलोमीटर इंक्रीज हुआ है। ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके है जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसके सारे हाईलाइट्स मैंने आपको बताए हैं, आपको सारे याद रखने हैं। कोई भी वन लाइनर क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया रैंक्स 5th इन द जनरेटिव एआई इनोवेशन। अब जनरेटिव एआई इनोवेशन के मामले में, मतलब एआई टेक्नोलॉजी में नए इनोवेशन करने के मामले में इंडिया 5वें नंबर पे है। इंडिया 5th नंबर पे है पेटेंट फिलिंग में। किस फील्ड में पेटेंट फिल कर रहे हैं हम, जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी में। तो इंडिया 5th पोजीशन पे है। फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा आपका चाइना। ठीक है, चाइना के बाद आता है यूएसए। यूएसए के बाद आपको रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन जापान देखने को मिलेगा, और 5वें नंबर पे है इंडिया। इंडिया ने 2014 से 2023 के बीच में 1350 पेटेंट्स को फाइल किया है, जो कि जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हमने जो पेटेंट फाइल की है 2014 से 2023 के बीच में, वो कितने हैं, केवल और केवल 1350। जबकि पता है आपको चाइना ने कितने पेटेंट्स को फाइल किया है इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, 38,000।
38,210, उसके बाद यूएसए, देन कोरिया एंड देन जापान आपको देखने को मिल जाएगा। ओके है जी, डन। बट परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई है? इंडिया में, इट इज 55.8%। ओके, चलिए नेक्स्ट। इंडिया रैंक थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री ग्लोबली, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। सो यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मिलके यहाँ पे कुछ असेसमेंट किया था और उन्होंने कहा कि पूरे वर्ल्ड में हर साल 7 मिलियन प्री मैच्योर डेथ्स हो जाती है बिकॉज ऑफ द एयर पोल्यूशन। तो आज हम इसी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट पे डिस्कशन करने वाले हैं। इस रिपोर्ट में बताया जाता है किसी भी कंट्री में जो PM 2.5 है, जो पर्टिकुलेटेड मैटर्स है, उनका कंसंट्रेशन कितना है और उस कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली कंट्रीज की रेटिंग या रैंकिंग की जाती है। अगर आपका PM 2.5 0 से 50 के बीच में, मतलब आपके देश की जो भी एयर लेवल है, एयर क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी है। अगर 51 से 100 है मतलब मॉडरेट है। 100 से लेकर अगर 150 है तो अनहेल्थी है फॉर द सेंसिटिव ग्रुप। अगर यहाँ पे 150 से 200 है मतलब आपके देश में जो एयर क्वालिटी है वो बहुत ज्यादा पुअर है, अनहेल्दी है। 200 से 300 वेरी अनहेल्दी, और 300 से ज्यादा अगर PM 2.5 का कंसेंट्रेशन पहुंच चुका है मतलब आपके देश में तय है कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु होने वाली है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन। बहुत ही हजार्डियस कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिया यहाँ पे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे। तो पहले नंबर पे कौन है भाई? पहले नंबर पे दोनों ही हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। उसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा भारत है। अगर हम रीजन वाइज देखते हैं तो अफ्रीका एंड सेंट्रल साउथ एशिया मोस्ट सीवियर एयर पोल्यूशन को देख रहे हैं, ठीक है, जहां पे PM 2.5 का कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। और जो अलार्मिंग लेवल है वो कहां पर पहुंच चुका है? अफ्रीका एंड सेंट्रल एंड साउथ एशिया में। अगर हम बात करते हैं क्लीनेस्ट रीजन जहां पे सबसे अच्छा PM 2.5 है, वो है आपका ओशिनिया, जिसमें आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें। अब यहाँ पे देखेंगे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो PM 2.5 का कंसंट्रेशन है ना वो इंक्रीज हो रहा है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। 53.3 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से इंक्रीज होकर 54.4 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब पहुंच चुका है। ओके है जी। और किसी भी सिटी में जो हाईएस्ट डेथ हो रही है बिकॉज ऑफ पोल्यूशन वो दिल्ली है। ठीक है, आपको तो पता है दिल्ली की हालत क्या होती है स्पेशली ठंड के समय में। ठीक, तो अगर हम बात करते हैं मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी तो कौन कौन सी है सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर? तो सबसे पहले आता है किनासा, ठीक है, ये आपको कॉन्गो में मिल जाएगा। फिर बीजिंग इन चाइना, लाहौर इन पाकिस्तान, न्यूयॉर्क यूएसए, जकार्ता इन इंडोनेशिया, और फिर दिल्ली भी आता है इंडिया। ठीक है, फिर अगर बात करते हैं टॉप सिटीज विथ क्लीनेस्ट एयर इन द वर्ल्ड तो सबसे पहले आता है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड का ऑकलैंड, फिर स्लोवाकिया का ब्रासिलावा, स्वीडन का स्टॉकहोम एंड नॉर्वे का ओस्लो। तो यहाँ पे ये जो कंट्रीज हैं, सिटीज हैं, ये मोस्ट क्लीन एयर वाली सिटीज आपको मिल जाएंगी। चलिए अगली जो कहानी है वो अगेन इंपॉर्टेंट है, अब फिर से ध्यान से समझना है, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 23-24 के बारे में। इस इंडेक्स में ये बताया जाता है कि कौन सी कंट्रीज, ये सॉरी कौन से शहर हैं, कौन से ऐसे स्टेट हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन ने 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए थे। टोटल 17 गोल्स हैं और इनको हमें अचीव करना है 2030 तक। तो अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे स्टेट्स की क्या कंडीशन है, ये सभी बातें इस रिपोर्ट पे पब्लिश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि उत्तराखंड और केरला दो ऐसे राज्य हैं जो नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वही बिहार सबसे गंदा परफॉर्मेंस कर रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा है। और 2018 से इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जा रहा है बाय द नीति आयोग। ठीक है, रिसेंटली श्री सुमन बेरी जो कि वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम किया था। चलिए अब हम इसके हाईलाइट समझेंगे। सबसे पहली बात, जब 2020-21 में इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था तो हमारा जो एवरेज ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की जो पोजीशन थी वो 66 थी और हमने यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया है, हम 71 पर हैं। तो अकॉर्डिंग टू द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स 23-24 में इंडिया का जो ओवरऑल एसडीजी है वो इंक्रीज हुआ है 71। ठीक है, तो ओवरऑल कितना इंक्रीज हुआ है? 71 पे पहुंच गए हैं। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट में आपको उत्तराखंड केरला देखने को मिल जाएगा। उत्तराखंड केरला के बाद
उत्तराखंड और केरला का स्कोर भी याद रखेंगे 79 है। उत्तराखंड और केरला का स्कोर क्या है? 79 है, जो कि हमारे देश का जो एवरेज है 71 उससे भी ज्यादा है। ठीक है, तमिलनाडु, उसके बाद गोवा। तो ये आपके टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, उत्तराखंड, केरला, उसके बाद आपका तमिलनाडु एंड गोवा। नाउ बात करते हैं आपके वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट। तो आपका बिहार है। बिहार का स्कोर आप देखेंगे एवरेज से काफी कम है, 57। बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के बाद नागालैंड। तो बिहार, झारखंड एंड नागालैंड आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाउ बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज के बारे में। तो यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप पर है। चंडीगढ़ का स्कोर है 77। फिर जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसमें हर एक स्टेट को जो स्कोर मिलता है वो 0 से लेकर 100 के बीच में मिलता है। 100 का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर स्टेट ने सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर लिया। तो ऐसा तो कोई भी स्टेट नहीं है। सबसे ज्यादा स्कोर आपको उत्तराखंड और केरला का ही मिल रहा है, विच इज 79, और सबसे कम है बिहार का, विच इज 57 आउट ऑफ 100। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेट्स को हम अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं। अचीवर मतलब 100% हमने गोल अचीव कर लिए हैं। फिर आता है फ्रंट रनर, जिनका स्कोर 65 से 99 के बीच में है। फिर परफॉर्मर 50 से लेकर 64, और फिर है एस्पिरेंट 0 से 59 मतलब बिलो 50। तो बिलो 50 में हमारा केवल और केवल एक ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। कौन सा है? वो है आपका यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी। मतलब हमें लिंग जो आपका समानता है उस पे काफी ज्यादा काम करना है। जेंडर इक्वालिटी में हम एस्पिरेंट कैटेगरी में है, मतलब बिलो 50। केवल एक ही इंडेक्स है जो बिलो 50 है। सबसे अच्छे अगर हम बात करते हैं हमारे इंडेक्स कौन से हैं, तो सबसे पहला है एसडीजी 1, नो पॉवर्टी। ठीक है, फिर एसडीजी 8, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, और एसडीजी 13, क्लाइमेट एक्शन। तो क्लाइमेट एक्शन में सबसे ज्यादा आपको इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर हम बात करते हैं फास्टेस्ट मूविंग स्टेट कौन सा है, मतलब पिछले असेसमेंट के कंपैरिजन में इस असेसमेंट में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसमें हुई है, तो यूपी में हुई है। उत्तर प्रदेश, उसके बाद जम्मू और उत्तराखंड। ये आपका 4th एडिशन आपको देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे हर एक इंडेक्स को देख सकते हैं कि एस्पिरेंट कैटेगरी में केवल एक ही है, जेंडर इक्वालिटी। फिर परफॉर्मर कैटेगरी में आपको ये जीरो हंगर है, क्वालिटी एजुकेशन है एंड इंडस्ट्री इनोवेशन मिल जाएगा। फिर मैक्सिमम जो इंडेक्स है वो फ्रंट रनर कैटेगरी में है, और आपके अचीवर कैटेगरी में कोई भी इंडेक्स नहीं आता। डन इतनी चीजें। चलिए, नाउ बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बारे में। एफएओ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया गेन रिपोर्ट। मतलब 2010 से 2020 के बीच में वो कौन सी कंट्री है जिसके फॉरेस्ट एरिया में सबसे ज्यादा गेन हुआ है। इस रिपोर्ट को एफएओ ने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया 3rd नंबर पे आती है, जहां पे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया में गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है? 2,66,000 हेक्टेयर लैंड का ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, एफएओ का फॉर्मेशन 1945 में 1945 में हुआ था, और रोम इटली में इसका हेडक्वार्टर है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एफएओ का हेडक्वार्टर कहां पर है, तो रोम इटली में है। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट गेन हुआ है चाइना में, देन ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद इंडिया में हुआ है। तो 3rd पोजीशन पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। टॉप 3 कंट्रीज याद रख लेंगे, मामला सेट है। इसके आगे और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए, ये क्वेश्चन रिसेंटली पूछा गया था, सेबी ने इसको पूछा था। ठीक है, तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट इंडेक्स जो आपको एग्जाम में पूछा गया है, आईबीपीएस ने भी पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जा रही है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट के बारे में। तो पूरे वर्ल्ड की जो 500 बेस्ट कंपनीज हैं उनकी एक लिस्टिंग की जाती है। ठीक है, वर्ल्ड की टॉप 500 कंपनीज की लिस्ट होती है बाय द फॉर्च्यून। और इसमें अगर आप देखेंगे तो पहली बार एचडीएफसी बैंक को इंक्लूड किया है। आप देख सकते हैं हमारे देश की टोटल यहाँ पर 9 कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। इंडिया की टोटल 500 में से 9 कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले नंबर पे आती है RIL, रिलायंस इंडस्ट्री। फिर LIC है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर ONGC है। ONGC के बाद BPCL, टाटा मोटर्स, HDFC बैंक और राजेश एक्सपोर्ट। पहली बार HDFC बैंक यहाँ पर इस लिस्ट में शामिल हुआ है, इस बात को भी आपको याद रखना है। अगर भारत में देखेंगे तो भारत में तो सबसे ऊपर कौन सी कंपनी है? रिलायंस है। क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि इस लिस्ट में भारत की कितनी कंपनीज है, तो भारत की टोटल 9 कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी। और टॉप पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है। इसकी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, 88 से बढ़कर कितनी हो गई है? 86 पोजीशन पे ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, इतनी चीजें। अब बात करते हैं टॉप परफॉर्मिंग कंपनीज कौन सी हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आता है वॉलमार्ट यूएसए, फिर अमेजॉन यूएसए, स्टेट ग्रिड चाइना।
ठीक है, तो ये टॉप 3 कंपनीज आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अब यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, राइट। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिसको हम शॉर्ट में NIRF कहते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रिलीज करता है, जिसमें हमारे देश के जो टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, टॉप मैनेजमेंट कॉलेज हैं, टॉप ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रेटिंग की जाती है, उनकी रैंकिंग की जाती है। अलग अलग कैटेगरी में रैंकिंग होती है, लेकिन इस बार का जो एडिशन था उसमें 3 स्पेशल कैटेगरीज को एड ऑन किया गया था। तो ये जो 3 स्पेशल कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो ओपन यूनिवर्सिटी, स्टेट गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी और स्किल यूनिवर्सिटी, इन 3 इंपॉर्टेंट रेटिंग को हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हमारे देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज कौन से हैं। IIT मद्रास है, फिर IIT दिल्ली एंड देन IIT बॉम्बे। मद्रास, दिल्ली एंड बॉम्बे, मैटर खत्म। ये हमारे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज भारत की कौन कौन सी हैं। पहला है IISc बेंगलुरु, बेंगलुरु के बाद आ जाता है आपका JNU इन दिल्ली, और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, ये भी आपको दिल्ली में देखने को मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी के बाद आते हैं कॉलेज, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, राइट। तो हिंदू कॉलेज फर्स्ट नंबर पे, मिरांडा हाउस सेकंड नंबर पे, और सेंट स्टीफेंस कॉलेज ये आपको थर्ड नंबर पे है, और ये तीनों कॉलेज न्यू दिल्ली में आपको मिल जाएंगे। फिर टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से हैं, तो IISc बेंगलुरु है रिसर्च के मामले में टॉप पर, फिर IIT मद्रास एंड देन IIT दिल्ली आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग अक्सर न्यूज में देखते रहते हैं कि IIT मद्रास जैसे कि हाइपरलूप टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है और कुछ नई नई चीजें ये बना रहा है, राइट। तो रिसर्च के मामले में सेकंड नंबर पे IIT मद्रास है। नेक्स्ट है ओपन यूनिवर्सिटी, जो नई कैटेगरी पहली बार इस न्यू कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया है। ओपन यूनिवर्सिटी में फर्स्ट नंबर पे है इग्नू। आप लोग ने देखा होगा ना, अलग अलग बच्चे ओपन यूनिवर्सिटी से एग्जाम्स देते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ओपन यूनिवर्सिटी इन कोलकाता एंड डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी इन अहमदाबाद। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे स्किल यूनिवर्सिटीज, जहां पे स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो एक क्वेश्चन मुझे याद आ गया है जिसका आंसर तो आपको 100% कमेंट सेक्शन में करना ही पड़ेगा। अगर आंसर नहीं पता है तो आप इंटरनेशनल न्यूज लास्ट 6 मंथ की देख लेना, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं सिम्बोयसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि पुणे महाराष्ट्र में है। इसका पहला ओवरसीज कैंपस, पहली बार इंडिया के बाहर कैंपस डॉक्टर S जयशंकर जी ने कहां पर ओपन किया है। पहला ओवरसीज कैंपस सिम्बोयसिस स्किल यूनिवर्सिटीज का कहां पर ओपन किया है, जिसका हेडक्वार्टर पुणे में है। ये आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना नहीं भूलेंगे। ओके जी। फिर श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी इन हरियाणा एंड भारतीय स्किल यूनिवर्सिटी इन जयपुर। नेक्स्ट है आपकी जो यूनिवर्सिटीज है, स्टेट यूनिवर्सिटी फंड, मतलब यूनिवर्सिटी विच इज फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई में है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कोलकाता में एंड सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी इन पुणे महाराष्ट्र। ओके, चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे। अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं जो हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, ये PDF आपको मिल जाएगी, ये इस पे हाफ ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन है, जिसमें 1 जुलाई से लेकर आपका 31 दिसंबर तक की कैटेगरी वाइज इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आपकी यहाँ पे कवर की गई हैं। ये मैगजीन आपके प्रिंटेबल फॉर्मेट में, PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ओके है जी, इतनी चीजें। इसके अलावा ऐसा कोई बच्चा है जो परेशान है बार बार मैगजीन से, बार बार ट्रांजेक्शन से, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मैंने लॉन्च किया है यहाँ पर ई मैगजीन सब्सक्रिप्शन, जो कि 1 ईयर की 12 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, ठीक है। तो 12 मंथ की वैलिडिटी में इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ पे जो जनवरी से लेकर आपकी जून तक की 6 मंथ की 2024 की मैगजीन है वो, फिर अभी ये जो वाली मैगजीन है जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 की मैगजीन है, ये दोनों मैगजीन इसमें मैंने अपलोड कर दी है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमारे जो वीकली करंट अफेयर्स होते हैं उसकी वो PDF मिलती है। फिर बैंकिंग जो हमारे वीकली करंट अफेयर्स होते हैं वो PDF आपको इसमें मिल जाएगी। फिर 12 मंथली मैगजीन, हर महीने जो हमारी मंथली मैगजीन आती है ना 12, वो आपको मिल जाएंगी। फिर 12 MCQ एंड वन लाइनर जो आपकी मैगजीन आती है वो आपको मिल जाएंगी, और 12 आपकी जो बैंकिंग मैगजीन आती है वो। तो ये अभी सभी सारी चीजें आपको इस सिंपल एक सिंगल कोर्स में मिल जाएंगी, मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स नहीं करने पड़ेंगे। तो आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, अगेन पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके। ओके है जी, चलो अगली कहानी हम समझते हैं। ओके, नेक्स्ट है
MP tops the list of having आयुष डॉक्टर इन PHC इन इंडिया। अब यहाँ पे बात क्या हो रही है, जरा इसको पहले थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हम बात कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स के बारे में। तो हमारे जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेक्टर्स या सेंटर्स होते हैं उसमें एक डॉक्टर होता है। तो ऐसे कितने सेंटर्स हैं जिसमें आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए आयुष डॉक्टर अवेलेबल हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटेस्ट डेटा पब्लिश हुआ है जिसका नाम है हेल्थ डायनेमिक ऑफ इंडिया। इस डेटा में बताया गया कि जो आपके प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हैं, सबसे ज्यादा जो आयुष डॉक्टर फैसिलिटी है वो अवेलेबल है पूरे इंडिया में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश टॉप पर है। मध्य प्रदेश में टोटल जो आयुष डॉक्टर है वो 328 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में अर्बन एरियाज में अवेलेबल है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ओके है जी। चलिए, अब यहाँ पे और क्या मेंशन किया गया है। टॉप परफॉर्मर विद अ PHC, सबसे ज्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कहां पर है। अभी हम डॉक्टर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, डॉक्टर आयुष के सेक्टर में सबसे ज्यादा कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मैटर क्लोज। अभी हम बात कर रहे हैं प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर सबसे ज्यादा कहां पर है। आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश और फिर आंध्र प्रदेश में है। फिर आयुष डॉक्टर इन ट्राइबल एरियाज। ट्राइबल एरियाज में सबसे ज्यादा आयुष डॉक्टर कहां पर है? जहां पर PVDG, जहां पर ट्राइबल सबसे ज्यादा है, उड़ीसा स्टेट, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश। फिर कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर सबसे ज्यादा यूपी में है, फिर राजस्थान में है, फिर गुजरात में है। ऐसा इस रिपोर्ट में पब्लिश किया है। ठीक है, डन इतनी चीजें। और इंडिया में टोटल 362 मेडिकल कॉलेजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है एशिया पावर इंडेक्स 2024। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है, जैसे कि हमारा थिंक टैंक है नीति आयोग, वैसे ही एक थिंक टैंक है ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक लॉबी इंस्टीट्यूट। इन्होंने एशिया पावर इंडेक्स 2024 को पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया तीसरा मोस्ट पावरफुल कंट्री है एशिया में। तीसरे नंबर पे इंडिया है। इंडिया के ऊपर यूएसए मिल जाएगा, फिर चाइना मिल जाएगा, एंड देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या? इंडिया। तो आप बोलते होंगे, सोचते होंगे यूएसए कब से एशिया में आने लगा। तो यहाँ पे जब असेसमेंट किया जाता है तो एशिया पैसिफिक जोन को कवर किया जाता है, मतलब वो कंट्री जो पैसिफिक ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर करती है उनको भी यहाँ पे कवर किया जाता है। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि यूएसए कहाँ पर एशिया में आ गया। भले इसका नाम एशिया पावर इंडेक्स है, लेकिन एशिया पैसिफिक जोन को यहाँ पे कवर किया जाता है। लास्ट ईयर इंडिया 4th नंबर पे था और इस साल इंडिया 3rd नंबर पे आ जाएगा। तो लॉबी इंस्टीट्यूट इसको रिलीज करता है। पहली बार इसे 2018 में 2018 में रिलीज किया गया था। क्लियर है। और पहली बार तिमोर लेस्ते, जो कि एक छोटा सा आइलैंड नेशन है, उसको भी पहली बार इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया गया है। ओके, तो यूएसए फर्स्ट पे, चाइना सेकेंड पे, इंडिया थर्ड पे, जापान आपको 4th पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा। अब सबसे ज्यादा गेन कहां पर हुआ है? तो गेन हुआ है सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में, सेकेंड नंबर पे इंडिया। लॉसेस सबसे ज्यादा कहां पर हुए हैं? तो लॉसेस हुए हैं म्यांमार में, देन न्यूजीलैंड में। ओके, नेक्स्ट है यूपी, राजस्थान एंड MP टॉप इन द केस ऑफ एट्रोसिटी ऑन दलित। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार करना, प्रताड़ना देना। ठीक है, वो भी दलितों के खिलाफ। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो केसेस फाइल हुए हैं एट्रोसिटी के ऑन दलित, वो यूपी, राजस्थान और MP में हुए हैं। सबसे ज्यादा यूपी में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में, उसके बाद बिहार में सबसे ज्यादा केसेस यहाँ पे फाइल किए गए हैं, ऐसा बताया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2022 में 51,656 केसेस को फाइल किया गया है अगेंस्ट एट्रोसिटी ऑन दलित। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। डन इतनी चीजें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे आर्टिकल्स हैं, आप बाद में पढ़ सकते हैं। ये वो सभी आर्टिकल हैं जो हमारे देश में सेफ गार्ड करते हैं राइट्स को शेड्यूल ट्राइब के। ठीक है, तो आप इनको पढ़ सकते हो। ये सभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स है। ये आपका स्टैटिक पॉइंट यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने रिसेंटली बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को पब्लिश किया। इसमें बताया गया कि हमारे कौन से ऐसे स्टेट है जहां पे बिजनेस रिफॉर्म किया है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को करने के लिए अच्छी पॉलिसीज बना रहे हैं, चाहे वो FDI पॉलिसीज हो, लॉजिस्टिक पॉलिसीज हो, एटसेट्रा। तो इसमें बताया गया कि केरला टॉप परफॉर्मर स्टेट है। केरला फर्स्ट नंबर पे है। केरला के बाद आंध्र प्रदेश और गुजरात आपको मिल जाएंगे। सो केरला वाज द टॉप परफॉर्मर, फॉलोड बाय द आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान एंड त्रिपुरा। ठीक है,
यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री का डेटा है। यहाँ पे बताया गया कि अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब और पौंडीचेरी ये बर्स्ट परफॉर्मर हैं। मतलब इन्होंने अपने अपने पर्टिकुलर स्टेट में उतना ज्यादा रिफॉर्म नहीं किया है बिजनेस के सेक्टर में। ओके है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। अब आप लोगों ने सुना होगा मॉर्गन स्टैनली के बारे में। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल ने रिसेंटली ऑल कंट्री वर्ल्ड इंडेक्स को पब्लिश किया है। ठीक है, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंगली कि आपका स्टॉक में सबसे इमर्जिंग मार्केट कौन सा है, तो इंडिया यहाँ पे इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी में 6 प्लेस पर आता है। सबसे ऊपर है यूएसए का मार्केट, फिर जापान, यूके, कनाडा, फ्रांस और 6वें नंबर पे इंडिया का मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा। इंडिया का जो मार्केट है वो पूरे वर्ल्ड का केवल 2.35% होल्ड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टाइम्स वर्ल्ड बेस्ट कंपनीज 2024। अभी हम लोगों ने फॉर्च्यून 500 कंपनीज की लिस्ट देखी थी जिसमें रिलायंस इंडस्ट्री टॉप पर थी। टोटल 9 कंपनीज शामिल थी। पहली बार एचडीएफसी को शामिल किया था। ये अभी हमने फॉर्च्यून ग्लोबल की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं टाइम्स के बारे में। ठीक है, तो टाइम्स ने भी वर्ल्ड की बेस्ट कंपनीज की लिस्ट यहाँ पे पब्लिश की है। ओके, India Information Technology firm HCL Tech has been recognized as a #1 India headquarter company in World Best Companies 2024 लिस्ट। तो यहाँ पर इंडिया की जो बेस्ट कंपनी आई है वो कौन सी आई है? HCL Tech आई है, बट ग्लोबली इसकी पोजीशन 112 है। ग्लोबली 112 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो टॉप पर कौन है? एप्पल है। एप्पल के बाद आपको सेकेंड नंबर पे असेंचर, फिर माइक्रोसॉफ्ट देखने को मिल जाएगी। ये वर्ल्ड की टॉप 3 कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। बट अगर हम बात करते हैं इंडिया के रिस्पेक्ट में तो टॉप पर है एचसीएल। एचसीएल 112 पोजीशन पे है। एचसीएल के बाद है इन्फोसिस, इन्फोसिस के बाद आती है विप्रो। ठीक है, ये तीनों हमारी आईटी जाइंट, आईटी टेक कंपनीज आपको मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग पब्लिश करता है आईएमडी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग पब्लिश करता है। इस रैंकिंग में पता चला कि स्विट्जरलैंड का जो स्कोर है वो 100 आउट ऑफ 100 है। स्विट्जरलैंड टॉप पर है, उसके बाद सिंगापुर और लग्जमबर्ग है। इंडिया आपको 58 पोजीशन पे मिल जाएगा। ओके है, टैलेंट के मामले में इंडिया किस पोजीशन पे है? 58 नंबर पे है। ओके, ठीक है, जब कोई अपन को टैलेंट दिखाता है, ठीक है, कोई अगर आपसे कभी कोई बकवास कर रहा है, वो अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश कर रहा है पर आपको समझ में नहीं आ रहा है इन केस, तो आप बोलोगे नहीं यार ज्यादा 3-5 मत कर, यहाँ से जा। सुना होगा आप लोगों ने, ज्यादा 3-5 मत कर यार, यहाँ से जा, मुझे नहीं देखना तेरा टैलेंट। तो 3 + 5 = क्या हो जाएगा? 8। तो 58 आप यहाँ से ऐसा बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ टैलेंट रैंकिंग में इंडिया 58 पोजीशन पे है। इंडिया का स्कोर 40.47 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कई बार न्यूज में आया है। पीआईबी की कटिंग में कई बार आपने देखा है, लोकसभा राज्यसभा में डिस्कशन हुआ है। दैट्स वाई हमने इसको यहाँ पे कवर किया था। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में का 17th एडिशन आया था, जिसमें आपको स्विट्जरलैंड टॉप पर मिलता है, फिर स्वीडन मिलता है, देन यूएसए मिलता है। ठीक है, स्विट्जरलैंड टॉप पर है, फिर स्वीडन है, फिर यूएसए है। नाउ बात करते हैं इंडिया, तो इंडिया 39th पोजीशन पे आपको मिल जाएगा। इंडिया का स्कोर 38.3 है। ठीक है, बॉटम पर है अंगोला 133 पोजीशन पे। ओके, नेक्स्ट है पीरियोडिक लेबल फोर्स सर्वे। अभी पूरा ईयर का असेसमेंट है, जुलाई 2023 से जून 2024 का ये असेसमेंट है, पूरे एक साल का। 7th एडिशन आपको मिल जाएगा पीरियोडिक लेबल फोर्स सर्वे का। इसको कौन पब्लिश करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड एनएसएसओ, जो कि आपका नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। ठीक है, पहली बार 2017-18 में इस तरीके की रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। इसमें बताया जाता है कि हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, बेरोजगारी कितनी है, अर्बन एरिया में कितनी है, रूरल एरिया में कितनी है, मेल में कितनी है, फीमेल में कितनी है, ये सारा डेटा यहाँ पे पब्लिश किया जाता है, सिंपल सा। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि हमारे देश का जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी दर है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, ना कम हुई ना ज्यादा हुई। तो 3.2% आपको मिल जाएगा, जो कि 22-23 में था, वही 23-24 में है। ठीक है, अब लक्षद्वीप जो है वो हाईएस्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट में।
ठीक है, अमंग यूथ, यूथ मतलब 15 से लेकर जो 29 ईयर के एज ग्रुप है, उसमें देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लक्षद्वीप में है, इट इज 36.2%। लक्षद्वीप के बाद अंडमान एंड निकोबार है, इट इज 33.6%। फिर केरला है। अगर स्टेट की कैटेगरी में देखोगे तो स्टेट की कैटेगरी में फर्स्ट नंबर पे तो केरला ही आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो आइलैंड नेशंस हैं, 29.9%। जहां पे सबसे ज्यादा लिटरेसी है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पर लोग सबसे ज्यादा बेरोजगार भी हैं। तो केरला, केरला के बाद नागालैंड एंड मणिपुर आपको देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं लोवेस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहां पर है, सबसे कम बेरोजगारी दर। तो मेरा मध्य प्रदेश, हमारा मध्य प्रदेश एमपी 2.6%, ठीक है, गुजरात 3.1% एंड झारखंड 3.6%। तो आपको एमपी, गुजरात और झारखंड याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेशनल एवरेज फॉर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज 10.2%, जिसमें फीमेल का रेट है 11% और मेल है 9.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ठीक है। इतनी चीजें। नाउ बात करते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारा इंप्रूव हुआ है, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग अब यहाँ पे नौकरियों में या काम में, मजदूरी में इन्वॉल्व है। 22-23 में 57.9% था और अभी ये 60.1% हो गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, 57.9 से इंक्रीज होकर 60.1 हो गया है। फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में, तो वो भी इंक्रीज हुआ है 56 से 58, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट अनचेंज है 3.2 आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भूखमरी सूचकांक, सबसे ज्यादा लोग कहां पर भूखे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है। तो उनमें से एक हमारा देश भारत भी आता है, क्योंकि हमारे देश की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं बताई जाती और इंडियन गवर्नमेंट हमेशा इस रिपोर्ट को डिक्लाइन कर देती है, डिनाई कर देती है। लेकिन स्टिल अगर हम इस रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 ये आपका 19th एडिशन देखने को मिल जाएगा। इसमें बताया गया है कि यहाँ पे 127 कंट्रीज का असेसमेंट किया गया और इन 127 कंट्रीज में इंडिया 105 पोजीशन पे है। इंडिया 105वें स्थान पर है भुखमरी सूचकांक या फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, और हम सीरियस कैटेगरी में आते हैं। हम कौन सी कैटेगरी में आते हैं, सीरियस कैटेगरी में आते हैं। इनफैक्ट हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज है ना, उनकी हालत हमसे बेहतर बताई जाती है। श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश ऐसी कंट्रीज हैं ठीक है, जो हमारे इंडिया लेग्स बिहाइंड इट्स नेबर्स, हम इनके पीछे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसको पब्लिश कौन करता है, कंसर्न कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ इस रिपोर्ट को पब्लिश करने का काम करता है, और इंडिया का स्कोर 27.3 है और हम एक सीरियस कैटेगरी में आते हैं। इसमें बताया गया कि हमारे देश में जो माल न्यूट्रिशन है, मतलब बच्चे जो कुपोषित हैं, उनका परसेंटेज बहुत ज्यादा है। इंडिया का जो चाइल्ड वास्टिंग रेट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, 18.7%, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, ठीक है। हमारे देश में जो चाइल्ड स्टंटिंग रेट है वो भी 35.7%, 35.5% आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इंडिया के अलावा कुछ और कंट्रीज अगर हम देखेंगे, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज आपको जो देखने को मिल रही हैं, 6 कंट्रीज ये अलार्मिंग कंडीशन में आपको देखने को मिलेंगी, सोमालिया, यमन, चाड, मेडागास्कर, बुरुंडी एंड साउथ सुडान, ठीक है। 6 कंट्री अलार्मिंग सिचुएशन में है। नेक्स्ट है हुरुन इंडिया अंडर 35 लिस्ट, मतलब हम पूरे वर्ल्ड के ऐसे लोग जिनकी एज 35 ईयर से कम है और जिन्होंने एक अच्छा बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, उनकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है और ये पहला एडिशन है। हमारे देश में वो सभी एंटरप्रेन्योर्स जिनकी एज 35 ईयर से कम है, तो उनकी एक पूरी लिस्ट पब्लिश की गई है बाय द हुरुन इंडिया। इस लिस्ट में टॉप किया है अंकुश सचदेवा ने, जो केवल 31 ईयर्स के हैं और सीईओ हैं। किस कंपनी के सीईओ हैं, शेयर चैट के, ठीक है, जो कि एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है। ये टॉप पर आपको मिल जाएंगे, ओके। तो टोटल 150 आपको आउटस्टैंडिंग एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे इस 35 लिस्ट में, ओके है जी। चलिए एक एक करके हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टॉप के बारे में। सबसे ऊपर आ जाएंगे अंकुश सचदेवा, शेयर चैट के सीईओ हैं। देन है आपका नीतेश सारदा एंड अक्षित जैन, बस 3 नाम आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। अगर हम वीमेंस के बारे में बात करें, महिलाओं के बारे में बात करें, तो 35 से अंडर 35 एज में कौन कौन सी बेस्ट बिजनेस वीमेंस हैं हमारे देश में। पहले नंबर पे आती हैं परिता पारेख, टोडल इनकी कंपनी का नाम है। फिर ईशा अंबानी, रिलायंस रिटेल। नेक्स्ट नाम आता है अनेरी पटेल, जो कि गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन की हेड है, ओके है जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं
केरला सिक्योर फर्स्ट रैंक इन अर्बन गवर्नेंस। अब यहाँ पे सुशासन गवर्नेंस के बारे में बात हो रही है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे प्रॉपर पॉलिसीज हैं, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर और गुड गवर्नेंस है। तो यहाँ पर एक कह सकते हो कि एनजीओ फर्म आप बोल सकते हैं, एक एक कंपनी बोल सकते हैं जिसका नाम है प्रजा फाउंडेशन। प्रजा फाउंडेशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसमें केरला टॉप पर है। तो टॉप 5 स्टेट्स है केरला, केरला के बाद है उड़ीसा एंड महाराष्ट्र। तो केरला, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र अर्बन गवर्नेंस में टॉप पर है। ठीक है, केरला का स्कोर आपको 59.31% देखने को मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं, अगर हम बात करें बॉटम 5 स्टेट जहां पे गवर्नेंस प्रॉपर नहीं है, तो पंजाब, चंडीगढ़ एंड मेघालय आपको देखने को मिलेगा। तो टॉप 5 ना करके टॉप 3, बॉटम 3 आप याद रखोगे काफी है। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, हम बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसको हम एमपीआई कहते हैं। 2024 के ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसे पब्लिश किया जाता है एनुअली, मतलब हर साल आता है। और कौन पब्लिश करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, मतलब यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी इसको रिलीज करते हैं हर साल। ये जो इंडेक्स होता है उसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं जो 3 पिलर्स पे बेस्ड होते हैं, मतलब 3 चीजों को यहाँ पे फोकस किया जाता है कि पर्टिकुलर कंट्री में हेल्थ कैसी है, हेल्थ केयर सेक्टर कैसा है, हॉस्पिटल्स कैसे हैं, फिर एजुकेशन का क्या स्तर है और आपका लिविंग स्टैंडर्ड। तो 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पर 112 कंट्रीज का असेसमेंट किया गया और बताया लगाया गया यहाँ पे कि पूरे वर्ल्ड में 1.1 बिलियन लोग ऐसे हैं, मतलब लगभग 18.3% लोग पूरे वर्ल्ड में ऐसे हैं जो एक्यूट पॉवर्टी में, मतलब अति गरीबी में, बहुत ही ज्यादा गरीब है। इसका ये मतलब है कि एक वक्त का खाना भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। ज्यादातर जो पुअर है वो रूरल इंडिया में है, 962 मिलियंस। ठीक है, अब 5 कंट्रीज हैं जिसमें सबसे ज्यादा गरीब लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा पॉवर्टी में लोग रहते हैं। उनमें से सबसे ऊपर नंबर पे इंडिया, इंडिया में सबसे ज्यादा गरीब लोग हैं, 234 मिलियंस। ठीक है, तो टॉप पर है इंडिया, इंडिया के बाद है पाकिस्तान, पाकिस्तान के बाद है इथोपिया, नाइजर एंड कॉन्गो। ओके है जी, ये बात यहां पर मेंशन की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे फोर्ब्स की रिपोर्ट। हमने हुरुन इंडिया रिपोर्ट देख ली, फॉर्च्यून ग्लोबल लिस्ट देख ली, अब हम बात करते हैं फोर्ब्स की रिपोर्ट पे। इन्होंने इंडिया के 100 रिचेस्ट लोगों की लिस्ट पब्लिश की है और टॉप नंबर पे मुकेश अंबानी आपको देखने को मिल जाएंगे जिनकी नेट बर्थ 119.5 बिलियन है। बर्थ याद रखने की जरूरत नहीं है, टॉप नेम याद रख लो, मुकेश अंबानी टॉप पर है। मुकेश अंबानी के बाद गौतम अडानी है और गौतम अडानी के बाद आपको सावित्री जिंदल और उनकी फैमिली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो निखिल कामत, ठीक है, जो कि को फाउंडर है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है जेरोधा। ठीक है, ये आपके यंगेस्ट बिलियनियर इस लिस्ट में मिलेंगे और इनकी पोजीशन 33 नंबर पे है। तो आपसे जेरोधा के फाउंडर पूछे जा सकते हैं, निखिल कामत इनका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है 2024 इकोनॉमी फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट। मतलब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कौन सी कंट्री इकोनॉमिकली फ्री है, मतलब आपने लिबरलाइजेशन करके रखा है, ग्लोबलाइजेशन रख रहा है, प्राइवेटाइजेशन भी है, मतलब एलपीजी मॉडल तो है ही, लेकिन आप उतने ही लिबरल है दूसरी कंट्रीज की कंपनीज की एंट्री के लिए, उनकी पॉलिसी के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए आप इकोनॉमिकली कितने फ्री हैं, कितनी फ्रीडम है। तो इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है जिसमें 165 कंट्रीज का असेसमेंट है। ये 29th एडिशन आपको देखने को मिलेगा और कनाडा का एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है जो इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। टॉप पर मिल जाएगा हांगकांग। हांगकांग बहुत महंगा शहर है और यहाँ पर आपको कई सारी कंपनीज देखने को मिलती हैं। तो हांगकांग फर्स्ट नंबर पे है, हांगकांग के बाद आता है सिंगापुर एंड सिंगापुर के बाद आता है स्विट्जरलैंड। नाउ बात करेंगे इंडिया के बारे में, तो इंडिया 84th पोजीशन पे है। ठीक है, 84th पोजीशन पे इंडिया है। चलेंगे, अब इस रिपोर्ट को हम देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स के बारे में और ये पहला एडिशन पब्लिश किया गया है। कौन सा एडिशन है? ये पहला एडिशन है और इंडिया बॉटम 5 पर है। इंडिया बॉटम 5 पर आपको मिल जाएगी, मतलब हमारे देश के जो कंजर्वेशन एफर्ट्स हैं अपनी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए वो उतने अच्छे नहीं है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं है, उतनी बेहतर नहीं है जो हमारे देश की बायोडाइवर्सिटी को, नेचर को कंजर्व कर सके। इसका ये मतलब है 180 कंट्रीज का असेसमेंट हुआ था और इंडिया 176 पोजीशन पे, मतलब बॉटम 5 पर आपको मिल जाएगा। ठीक है,
डन। यहाँ पर जो एक छोटी सी यूरोपियन कंट्री है जिसका नाम है लग्जमबर्ग, लग्जमबर्ग आपको टॉप पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा और ये पहली बार इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। तो अगर आप देखेंगे टॉप या बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री लग्जमबर्ग, एस्टोनिया एंड डेनमार्क है। अगर बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज देखेंगे तो किरीबती, टर्की, इराक, माइक्रोनेशिया और इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब ये पहली रिपोर्ट है, ठीक है फाइन। इसको प्रिपेयर किसने किया? इसको प्रिपेयर करने का काम किया है गोल्डमैन सोनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट है वेन ग्रुऑन यूनिवर्सिटी ऑफ इजराइल एंड एक नॉन प्रॉफिट वेबसाइट जिसका नाम है biodb.com। इन्होंने ज्वाइंटली प्रिपेयर किया है ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स को। इसमें पता है क्या बताया गया कि हमारे देश में हम तो कंजर्वेशन के लिए वैसे ही अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से हमारे देश में जो इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेडिंग है, जानवरों को शिकार करके उनके जो हाथी दांत वगैरह है उनकी इलीगल ट्रेडिंग की जा रही है और उसमें हम 4th नंबर पे आते हैं। ठीक है, ये बात भी इस रिपोर्ट पे पब्लिश की गई है। चलिए नेक्स्ट है इंडिया रैंक्स 79 आउट ऑफ 142 कंट्री इन द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। अब यहाँ पे रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में ये देखा जाता है कि जो राइट्स मेल को हैं क्या उतने ही राइट्स फीमेल को हैं, और हम यहाँ पे जो भी क्या कहते हो कि जो क्रिमिनल केसेस हैं या जो भी केसेस हैं उसके मामले में जस्टिस देने में, उन केसेस को सॉल्व करने में हम कितने कैपेबल है और किस तरीके से हम जस्टिस दे पा रहे हैं। तो वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स को पब्लिश किया गया है। इसमें 142 कंट्रीज का असेसमेंट हुआ और इंडिया 79 पोजीशन पे है। साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया 3rd नंबर पे आती है, नेपाल फर्स्ट है और श्रीलंका है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ग्लोबल रैंकिंग के बारे में तो ग्लोबल रैंकिंग में ग्लोबल रैंकिंग में डेनमार्क फर्स्ट पे है, देन नॉर्वे, देन फिनलैंड। अगेन देखो आप यहाँ पे नॉर्डिक कंट्रीज आपको देखने को मिल रही हैं। चलिए नेक्स्ट है इंडिया रैंक 72 इन एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। तो यहाँ पे शायद इसको पढ़ लिया ना, मैंने बता दिया ना, चलो एक बार आ गया है वापस से रिवाइज कर लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आपकी ये रिपोर्ट आती है जिसमें इंडिया 72 पर है आउट ऑफ 174 कंट्रीज, और इंडिया का जो स्कोर है वो कितना है 0.49 है। टॉप पर सिंगापुर है, देन डेनमार्क और देन यूएसए है। ये रिपोर्ट वापस से रिपीट हो गई है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025। ठीक है, तो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया, एशिया में जो भी आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रैंकिंग की गई है। ठीक है, जिसमें आपको इंडिया का आईआईटी दिल्ली टॉप पर देखने को मिलेगा इन इंडिया। ग्लोबली तो 44th पोजीशन पे है इंडिया में, लेकिन आईआईटी दिल्ली टॉप पर है। ठीक है, हम एक एक करके इनको देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, टोटल 985 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को यहाँ पे शामिल किया गया है और इंडिया की तरफ से हाईएस्ट एंट्री है। इंडिया की तरफ से आपको 162 एंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, साउथ एशियन रीजन में आईआईटी दिल्ली आपको टॉप पर मिल जाएगा, इंडिया में आईआईटी दिल्ली टॉप पर है और ग्लोबली 44 पोजीशन पे है। तो अगर इंडिया की यूनिवर्सिटी देखेंगे तो आईआईटी दिल्ली, फिर आईआईटी बॉम्बे आपको 2nd नंबर पे मिल जाएगा जो ग्लोबली 48 पोजीशन पे है, देन आईआईटी मद्रास जो कि 56 पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं एशिया पर सबसे टॉप यूनिवर्सिटीज कौन सी हैं, तो पेकिंग यूनिवर्सिटी इन चाइना, यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग एंड नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल पेटेंट फिलिंग। तो यहाँ पर बात की गई है कि सबसे ज्यादा पेटेंट फाइल किस कंट्री ने कराए हैं। तो इंडिया पहली बार यहाँ पर 6 नंबर पे आया है। इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने। यहाँ पर बताया गया कि पूरे वर्ल्ड में 2023 में जो पेटेंट फाइल हुए हैं उनकी संख्या इंक्रीज हुई है 15.7%। ठीक है, इतनी चीजें, लगभग 35 लाख से ज्यादा पेटेंट्स को फाइल किया गया है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया पहली बार 6वें नंबर पर है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली इंडिया ने 2023 में 64,480 पेटेंट्स को फाइल किया है। मैक्सिमम जो पेटेंट फिलिंग हुई है वो चाइना में हुई है 1.64 मिलियन, 2nd नंबर पे यूएसए, देन जापान आपको देखने को मिल जाएगा। ओके जी, नेक्स्ट CCPI क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ओके, तो CCPI इंडेक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल पब्लिश करता है। ये आपकी एक एनुअल रिपोर्ट है जो सिंस 2005 से पब्लिश की जाती है। ये रिपोर्ट देखती है कि आप क्लाइमेट चेंज के डायरेक्शन में क्या काम कर रहे हैं। तो टॉप 3 पोजीशन पे कोई भी कंट्री नहीं है।
फोर्थ पोजीशन पे आपको मिल जाएगा डेनमार्क। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन खाली है। चौथे नंबर पे आपको डेनमार्क मिलेगा और 10th पोजीशन पे आपको इंडिया देखने को मिल जाएगा। ओके जी, तो फोर्थ पोजीशन पे डेनमार्क, फिफ्थ पे नीदरलैंड और सिक्स नंबर पे आपको यूके देखने को मिल जाएगा और इंडिया की पोजीशन 10th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, डन। नेक्स्ट, लोवेस्ट परफॉर्मर कौन है? ईरान है 67 पोजीशन पे, सऊदी अरेबिया 66 और यूएई 65 पोजीशन पे है। इंडिया का अगर स्ट्रेंथ देखते हैं तो इंडिया का जो लो मतलब सबसे कम पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है। इंडिया के जो लोग हैं वो एक साल में सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ठीक है, ग्लोबल एवरेज है 6.6 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, लेकिन हमारे देश में 2.9 टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके है जी, चलिए नेक्स्ट है सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024। सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2024 को पब्लिश करने का काम हिनरिच फाउंडेशन और आईएमडी ने किया है, जिसमें टोटल 30 कंट्रीज को शामिल किया है। न्यूजीलैंड टॉप पर है, यूके सेकंड नंबर पे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे नंबर पे है। ठीक है, सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स ट्रेडिंग में न्यूजीलैंड टॉप पर है। इंडिया 23 पोजीशन पे है, इंडिया का स्कोर 24th नंबर पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, काफी ज्यादा चर्चा में रहा इंडेक्स है एनआरआई इंडेक्स, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। इसे किसने पब्लिश किया है? तो इसे पब्लिश करने का काम पॉटुलस इंस्टीट्यूट सेल्ड बिजनेस स्कूल ने किया है। इसमें यूएसए आपको टॉप पर मिल जाएगा नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स। यहाँ पे बात हो रही है आपके 5G 6G और टेलीकॉम सेक्टर में आपके पास कितने इंफ्रास्ट्रक्चर है, आप कितने रेडी हैं फॉर द कम्युनिकेशन पर्पस। तो यूएसए टॉप पर है, सिंगापुर सेकेंड नंबर पे, फिनलैंड थर्ड नंबर पे है और बॉटम पे है यमन। नाउ बात करते हैं इंडिया। इंडिया 49th पोजीशन पे है। सो वर्ल्ड या फिर नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में इंडिया 49th पोजीशन पे आपको देखने को मिल जाएगा और यूएसए टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें लो मिडिल इनकम कंट्रीज में, इंडिया सेकेंड नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे वियतनाम आपको देखने को मिलेगा। ओके है जी, डन। बोर तो नहीं हो रहा है? बढ़िया लग रहा है? सारी चीजें समझ में आ रही हैं? अगर ऐसा है तो एक बार लाइक बटन पे क्लिक करना नहीं भूलेंगे और क्वेश्चन ऑफ द डे जो मैंने आपसे पूछा है उसका आंसर सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर से करना है। ओके जी, चलिए अब बात करेंगे फॉर्च्यून 100 मोस्ट पावरफुल पर्सन इन बिजनेस लिस्ट। ये फॉर्च्यून का पहला इनिशिएटिव है, मतलब पहली बार फॉर्च्यून इस लिस्ट को पब्लिश कर रहा है जिसमें 100 मोस्ट पावरफुल बिजनेस पर्सन को शामिल किया गया है। और इस टॉप 10 की लिस्ट में केवल एक ही इंडियन पर्सन का नाम है, वो है मुकेश अंबानी। और वो भी मुकेश अंबानी टॉप 10 में नहीं है, 12 नंबर पे है। टॉप 10 में एक भी इंडियन नहीं है और केवल एक ही इंडियन आपको यहाँ पे जो मिल रहा है वो मुकेश अंबानी जी का नाम है, रिलायंस इंडस्ट्री के फाउंडर एंड सीईओ चेयरमैन। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे एलॉन मस्क है। ठीक है, सभी लोगों को पता है ये अमेरिकन फॉर्च्यून मैगजीन ने पहली बार 100 मोस्ट पावरफुल पीपल की लिस्ट पब्लिश की, जिसमें एलॉन मस्क जो कि टेस्ला एंड स्पेस एक्स कंपनी के सीईओ हैं, वो फर्स्ट पोजीशन पे देखने को मिल जाएंगे। मुकेश अंबानी केवल और केवल एकमात्र इंडियन है जो इस लिस्ट में टॉप 100 में शामिल हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे एलॉन मस्क, सेकंड नंबर पे जेनसेन हुआंग है जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं आपके एनवीडिया कंपनी के, जो कि चिप मेकिंग कंपनी है। थर्ड नंबर पे सत्या नडेला है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर इतनी चीजें? चलिए नेक्स्ट बात करेंगे इंडिया। यहाँ पे टाइम्स इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग के बारे में बात हो रही है। टाइम्स हायर एजुकेशन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग, यहाँ पे जो साइंस से संबंधित जो भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं उनकी रैंकिंग यहाँ पे पब्लिश की गई है। और सबसे ज्यादा जो रिप्रेजेंटेशन आया है, सबसे ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग हुई है या एंट्री हुई है वो इंडिया से हुई है। 65, कितनी? 65 इंडिया की तरफ से रैंकिंग हुई है। ठीक है, चलिए तो इंडिया में जो टॉप पर है वो कौन सी है? अन्ना यूनिवर्सिटी है 42 पोजीशन पे। अन्ना के बाद आती है वीआईटी यूनिवर्सिटी वेल्लोर इंस्टीट्यूट आपको 65th पोजीशन पे और एसआरएम इंस्टीट्यूट आपको थर्ड पोजीशन पे देखने को मिल जाएगा, ग्लोबली 84th नंबर पे है। नाउ बात करते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पे। ग्लोबल लेवल में फर्स्ट नंबर पे है एमआईटी यूएसए, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए एंड यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर थर्ड नंबर पे आ जाएगा। नेक्स्ट एंड अगेन इंपॉर्टेंट, इस रिपोर्ट को भी ध्यान से पढ़ना, यहाँ से क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, देखिएगा नेशनल मिल्क डे हमने सेलिब्रेट किया था 26 ऑफ नवंबर को, क्योंकि इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन वर्गीस कुरियन जी की। ठीक है, अब इस दिन यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स रिपोर्ट को पब्लिश किया। बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिक्स रिपोर्ट को पब्लिश किया। इसमें बताया जाता है कि हमारे देश में जो लाइव स्टॉक या आप कह सकते हो एग, मिल्क, वूल, मीट का प्रोडक्शन किस लेवल पे है
और इस पूरे असेसमेंट को कंडक्ट कौन कराता है? इस पूरे असेसमेंट को कंडक्ट कराता है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। अब देखो, ध्यान से समझना जो जो बातें मैं कह रही हूँ। सबसे पहले मिल्क प्रोडक्शन, हमारे देश में मिल्क प्रोडक्शन क्या रहा है, ठीक है? तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मिल्क का, और टॉप 3 जो स्टेट है जो सबसे ज्यादा मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं वो यूपी है, यूपी के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद एमपी। यूपी, राजस्थान और एमपी, आपको ये 3 स्टेट मिलेंगे टॉप मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट इन आवर कंट्री, ठीक है? हमारे देश में जो टोटल 2023-24 में मिल्क का प्रोडक्शन है वो कितना है? 239 मिलियन टन आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है एग प्रोडक्शन। एग प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड नंबर पे है। सबसे ज्यादा एग का प्रोडक्शन ये तीनों आपके साउथ स्टेट्स हैं, आंध्र प्रदेश, देन आपका तमिलनाडु एंड देन तेलंगाना आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? डन। हमारे देश में 2023-24 में कितना एग का प्रोडक्शन हुआ है? तो 142.77 बिलियन नंबर्स आपको एग का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं मीट। मच्छी भात कहाँ खाएंगे? वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल पहुंच जाइए। वेस्ट बंगाल, यूपी और महाराष्ट्र, ये टॉप 3 स्टेट है मीट प्रोडक्शन के मामले में, और 2023-24 में हमारे देश में जो मीट प्रोडक्शन था वो 10.25 मिलियन टन आपको देखने को मिलेगा। नाउ बात करते हैं बूल प्रोडक्शन के बारे में। सो बूल प्रोडक्शन में आपको देखने को मिलता है राजस्थान टॉप नंबर पे, राजस्थान के बाद जम्मू, जम्मू के बाद आता है गुजरात, ठीक है? राजस्थान, जम्मू एंड गुजरात। और 2023-24 में जो हमारे देश में ऊन का प्रोडक्शन या बूल प्रोडक्शन था वो 33.69 मिलियन केजी था, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, उस पर भी हम बात करेंगे। उसके पहले वो सभी स्टूडेंट जो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम, आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, या फिर आपका जो सीयूटी एग्जाम होने वाला है, इसके अलावा आपके किसी भी एसएससी एग्जाम या रेलवे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप हिस्ट्री को कंप्लीटली पढ़ना चाहते हैं इन डिटेल, जिससे आप प्रीलिम से लेकर मेंस तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें विद पीवाईक्यूज, तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एक कंप्लीट साइंस हिस्ट्री का कोर्स, जिसमें एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री को इन डिटेल कवर किया है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, और पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। अलग से फाइल है पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज की, जो एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में आए हैं, तो आप इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इसी कोर्स का पार्ट है। तो आप इस कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे विजिट करके। ओके है जी, चलो देखते हैं अब हम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट। 2024 में हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शंस थे। तो लोकसभा के इलेक्शन में कितने लोगों ने वोट किया, सबसे ज्यादा कहां पर वोटिंग हुई, मेल परसेंटेज कहां ज्यादा था, फीमेल परसेंटेज कहां पर ज्यादा था, कहां पर सबसे ज्यादा नॉमिनेशन फाइल किए गए, ये सारी बातें इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज वर्ल्ड लार्जेस्ट इलेक्टोरल डेटा सेट फॉर 2024 इलेक्शन। इसमें कहा गया कि लोकसभा इलेक्शन जो 2024 में हुए थे, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वर्ल्ड रिकॉर्ड कैसे बनाया? क्योंकि 646 मिलियन लोगों ने यहाँ पर वोटिंग किया था हमारे 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है? इतनी चीजें डन। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, हमारे देश में इतने लोगों ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था। अगर हम बात करें फीमेल पार्टिसिपेशन, तो 65.78 फीमेल्स ने यहाँ पर वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था। ओके है जी। अब यहाँ पे देखो, जब इलेक्शन होते हैं तो अलग अलग जगहों से अलग अलग व्यक्ति चुनाव लड़ता है। तो हमारे देश में टोटल 8,360 कैंडिडेट्स यहाँ पे खड़े हुए थे जिन्होंने चुनाव में पार्टिसिपेट किया था। ओके है जी। नाउ बात करते हैं रजिस्टर इलेक्टोरल के बारे में। रजिस्टर इलेक्टोरल का ये मतलब होता है कि ऐसे सभी लोग जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और जिनके पास वोटर कार्ड है। तो 97.97 करोड़ लोगों ने यहाँ पर इलेक्टोरल के लिए, इलेक्शन के लिए रजिस्टर किया था, जो कि 7.43% ज्यादा है 2019 के इलेक्शन से। यहाँ पर जो फीमेल वोटर है वो 65.78% है, और मेल वोटर्स आपको 65.55% देखने को मिल जाएंगे। सबसे ज्यादा जो टर्न आउट हुआ है, मतलब सबसे ज्यादा जो वोट पड़े हैं वो कहां पर पड़े हैं? आपको डुबरी आसाम में हाईएस्ट टर्न आउट देखने को मिलेगा। 92.3% लोगों ने, मतलब टोटल पॉपुलेशन के 92% लोगों ने जाकर इलेक्शन बूथ पे जाकर, बूथिंग पर जाकर पोलिंग मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था। और श्रीनगर, जम्मू में सबसे कम वोटिंग हुई है 38.7%, ठीक है? नाउ बात करते हैं पोलिंग स्टेशंस, जहां पर जाके आप वोट देते हो। ऑब्वियस सी बात है, जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगी, जहां पे सीट ज्यादा होंगी, वहां पे पोलिंग स्टेशंस भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे। तो सबसे ज्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए गए थे उत्तर प्रदेश में 1,62,000। वहीं लक्षद्वीप में सबसे कम केवल 55 पोलिंग स्टेशंस को बनाया गया, ठीक है? इसके अलावा लोकसभा इलेक्शन में जितने भी वोट पड़े थे उसका लगभग 10.5
8 लाख वोट ऐसे हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया। हो सकता है किसी ने सही तरीके से डबल बटन प्रेस कर दी हो, सही तरीके से आपका वोटिंग में पार्टिसिपेट ना किया हो। केवल यहाँ पर एक ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी थी सूरत, जहां पे अनअपोज मतलब एक ही पर्सन थे बीजेपी के, जिनका नाम था मुकेश दलाल। एक ही व्यक्ति खड़े हुए थे और वही व्यक्ति इलेक्शन को जीत गए सूरत में। चलिए अब बात करते हैं नोटा के बारे में। नन ऑफ द अबव, अब मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो मैं नोटा पे क्लिक कर सकती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे लगभग 63.71 लाख लोगों ने नोटा पे क्लिक किया है। ओके है जी, डन इतनी चीजें। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉमिनेशन के बारे में। तो 12,459 नॉमिनेशंस को भरा गया था। ठीक है, सबसे ज्यादा जो नॉमिनेशन भरे गए थे वो कहां से भरे गए थे? मलकाजगिरी से। मलकाजगिरी कहां पर है? तेलंगाना में। और 114 नॉमिनेशंस यहां से भरे गए थे। ठीक है, महाराष्ट्र से हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स आपको देखने को मिली 111। उसके बाद यूपी से 80 कैंडिडेट्स जो थी वो फीमेल थी। पौंडीचेरी एक ऐसी जगह थी जहां पे फीमेल, अगर परसेंटेज वाइज देखें, पौंडीचेरी लीड विद द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फीमेल इलेक्टर्स। तो फीमेल परसेंटेज सबसे ज्यादा वोटिंग का कहां पर था? पौंडीचेरी में 53% था। फिर केरला में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है जो फीमेल से लेकर फीमेल और मेल इलेक्शन में जो वोटिंग का रेशियो है वो इंक्रीज हुआ है। पर 1000 पे पहले केवल 926 फीमेल वोट करती थी, अब पर 1000 पे यहाँ पर 946 फीमेल्स ने वोटिंग में पार्टिसिपेट किया था। ये सभी डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है। डन। चलिए अब बात कर लेते हैं आईपीओ के बारे में। अब हमारे देश में आईपीओ काफी बड़ी संख्या में आईपीओ को रिलीज किया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि हमारे देश में इंडिया जो है वो लीड कर रहा है आईपीओ के लॉन्चिंग में। इंडिया से जो टोटल आईपीओ एक्टिविटी हुई है वो 332 आईपीओ एक्टिविटी हुई है। तो इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंडिया टॉप पर है, बट इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू यूएसए आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हैं। यहाँ पर ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि इंडिया ने 332 आईपीओ रिलीज किए हैं, यूएसए ने 205 और चाइना ने 130। इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इंडिया टॉप पर है, बट इन द टर्म्स ऑफ वैल्यू आपको यूएसए टॉप पे मिलेगा। यूएसए ने अपने आईपीओ से 35.6 बिलियन डॉलर जनरेट किए हैं, जबकि इंडिया ने 332 आईपीओ लॉन्च किए थे, लेकिन हमने इन आईपीओ से 22.7 बिलियन डॉलर फंड को रेज करने का काम किया है। क्लियर है? ये ब्लूमबर्ग का डेटा आपको देखने को मिल रहा है। चलिए लास्ट में आता है, दो तीन चीजें और बची हैं, उसके बाद आज का सेशन खत्म हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं इंडिया स्किल रिपोर्ट के बारे में। इंडिया स्किल रिपोर्ट ये बताती है कि यहाँ पर हमारे देश में ग्रेजुएशन लेवल पे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, किस सेक्टर या किस डोमेन में आपने स्टडी की थी, मैनेजमेंट किया था, इंजीनियरिंग की थी, साइंस टेक में काम किया था और आपको एम्प्लॉयमेंट मिला है। तो इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर कौन करता है? CII मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन AICTE और VBOX, इन तीनों ने मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसमें बताया गया है कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट है, जो रोजगार है हमारे देश में, वो इंक्रीज हुआ है 7%। 2025 में एक्सपेक्ट किया है कि हमारे देश में जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट होगी वो 54.81% आपको देखने को मिल जाएगी। तो 7% हमारे देश में रोजगार दर में वृद्धि हुई है, ये बात यहाँ पर बताई गई है। लगभग 6.5 लाख लोगों का यहाँ पे डेटा को असेस किया गया। सबसे ज्यादा लोग जो यहाँ पर रोजगार ले रहे हैं वो किस डोमेन में है? मैनेजमेंट ग्रेजुएट 78% यहाँ पर एम्प्लॉयड है। फिर सेकेंड नंबर पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, थर्ड नंबर पे MCA स्टूडेंट आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करेंगे टॉप स्टेट फॉर द एम्प्लॉयबिलिटी। महाराष्ट्र टॉप पर है, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली एंड देन कर्नाटका आपको मिल जाएगा। तो महाराष्ट्र, दिल्ली एंड कर्नाटका, ये टॉप 3 स्टेट्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम सिटी वाइज देखें तो पुणे, बेंगलुरु एंड मुंबई आपको मिल जाएगा। नाउ बात करते हैं जेंडर बेस्ड। तो जेंडर बेस्ड में बात करते हैं तो यहाँ पे जो मेल एम्प्लॉयमेंट रेट है वो इंक्रीज हुआ है। मेल एम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज हुआ है, 51.8% से इंक्रीज होकर 53.5% है। लेकिन जो फीमेल एम्प्लॉयमेंट रेट है ना वो डिक्रीज हुआ है, फीमेल डिक्रीज हुआ है, 50.9 से डिक्रीज होकर 47.5 आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। ना बात करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इंटर्नशिप करते हैं ना, तो इंटर्नशिप के मामले में हाईएस्ट कौन है? तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद यूपी और कर्नाटका है। ना बात करते हैं मेल एम्प्लॉयबिलिटी रेट सबसे ज्यादा कहां पर है? आंसर क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आपको ये टॉप स्टेट्स मिल जाएंगे। वही राजस्थान लीड कर रहा है फीमेल एम्प्लॉयबिलिटी में, फॉलोड बाय द गुजरात एंड केरला। ठीक है, डन।
चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हुरुन इंडिया टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ द मिलेनियल 2025। तो एचडीएफसी सॉरी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और हुरुन इंडिया ने यहाँ पे हमारे देश के जो टॉप 200 सेल्फ मेड मिलेनियर्स हैं उनकी लिस्ट को पब्लिश किया है। इस लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे राधा किशन दमानी आपको देखने को मिल जाएंगे। राधा किशन दमानी फर्स्ट नंबर पे हैं आपके। इसके अलावा अवेन्यू सुपरमार्ट के सीईओ हैं। सेकेंड नंबर पे आपको दीपेंद्र गोयल मिलेंगे जो कि जेप्टो के सीईओ हैं। दीपेंद्र गोयल के बाद आपको श्रीहर्ष मजिस्ट्री एंड नंदा रेड्डी मिलेंगे जो कि स्विगी के सीईओ या को फाउंडर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको टॉप 3 यंगेस्ट पर्सन याद रखने, यंगेस्ट नहीं बोलेंगे, टॉप 200 सेल्फ मेड मिलेनियर्स इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं यंगेस्ट फीमेल जो कि यहाँ पे शामिल है वो है गजल अलग। ठीक है, जो कि आपको मामा अर्थ वाली आपको देखने को मिल जाएंगी। तो टॉप 3 यंगेस्ट कौन है? तो टॉप 3 यंगेस्ट केवल बोहरा है फर्स्ट नंबर पे जेप्टो वाले, फिर आदित्य पलीचा अगेन जेप्टो। ठीक है, आदित्य पलीचा के बाद आपको मिल जाएंगे शाश्वत नखरानी भारत पे। अगर हम बात करते हैं टॉप 3 ओल्डेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स कौन कौन है? अशोक शूता है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी 81 ईयर्स के, नरेश त्रिहान ग्लोबल हेल्थ एंड कीर्ति मेहरा कोरोना रेमेडीज। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 3 इंडियंस इन द फोर्ब्स 2024 पावर वीमेन लिस्ट। तो फोर्ब्स की पावर वीमेन लिस्ट 21st एडिशन यहाँ पे पब्लिश हुआ है जहां पे वर्ल्ड की 100 पावरफुल वीमेन्स को यहाँ पे लिस्टिंग की गई है, जिसमें इंडिया के 3 फीमेल्स आपको मिल जाएंगी। निर्मला सीतारमन है, निर्मला सीतारमन के अलावा रोशनी नडार मल्होत्रा एंड किरण मजूमदार शॉ आपको मिल जाएंगी। निर्मला सीतारमन 28 नंबर पे है, रोशनी नडार मल्होत्रा आपको 81 पोजीशन पे मिल जाएंगे जो कि सीईओ है एचसीएल कॉर्पोरेशन की, और किरण मजूमदार शॉ आपको 82 पोजीशन पे मिल जाएंगे जो बायोकॉन की आपको चेयरमैन एंड फाउंडर देखने को मिलेंगी। तो टॉप 100 पावरफुल वीमेन की लिस्ट में केवल 3 ही इंडियंस आपको देखने को मिल जाएंगी। नाउ बात करते हैं टॉप 5 कौन कौन है। तो टॉप 5 में पहले नंबर पे मिल जाएगा आपको नाम उर्सुला वॉन डर लियोन जो कि बेल्जियम से बिलोंग करती हैं, फिर क्रिस्टीन लगार्डे जर्मनी एंड जॉर्जिया मेलोनी फ्रॉम इटली। तो आपको टॉप 3 याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी ये आपका 3rd एडिशन पब्लिश हुआ है। यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी जो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट के लिए काम करती हैं, गवर्नेंस के डायरेक्शन में काम करती है, उनकी रैंकिंग बेसिकली की जाती है। और इसमें आईआईटी दिल्ली आपको टॉप पर मिल जाएगा इंडिया में, बट ग्लोबली ये 171 नंबर पर है। ठीक है, इंडिया में टॉप पर क्या है? आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईटी खड़गपुर है और आईआईटी बॉम्बे है। ये टॉप 3 इंडियन इंस्टीट्यूट्स आपको मिल जाएंगे। ना बात करते हैं वर्ल्ड में कौन है टॉप पर। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है कनाडा की, फिर है ईटीएच ज्यूरिच स्विट्जरलैंड में एंड ल्यूंज यूनिवर्सिटी इन स्वीडन। डन। चलिए लास्ट 2 इंडेक्स बचे हैं, उसके बाद आज की कहानी, आज की पिक्चर खत्म। सबसे पहले बात कर रहे हैं एफडीआई इनफ्लो इन इंडिया। तो कितना एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में आया है, कितने फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भारत में हमारे इन्वेस्टमेंट किया है। तो डीपीआईआईटी का ये डेटा है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर ये आता है। इन्होंने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसमें बताया गया है कि 2000 से लेकर 2024 तक हमारे देश में $1 ट्रिलियन का एफडीआई आया है। सबसे ज्यादा जो एफडीआई हमें रिसीव हुआ है वो मॉरिशियस, सिंगापुर और यूएसए से रिसीव हुआ है। ठीक है, ये बात यहाँ पर मेंशन की गई है। की सेक्टर कौन से हैं जहां पर एफडीआई आया है? तो सर्विसेज सेक्टर, फिर सॉफ्टवेयर है और फिर टेलीकम्युनिकेशन है। अगर स्टेट वाइज डेटा को एनालिसिस करें तो बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र को हाईएस्ट एफडीआई मिला है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक और तेलंगाना आपको देखने को मिलेंगे। अब हमारे देश में कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें 100% एफडीआई अलाउ किया गया है, जैसे कि आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपर, ई कॉमर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल एंड फूड प्रोसेसिंग, और अब तो स्पेस सेक्टर में भी 100% आपको अप टू 100% आपको एफडीआई मिलता है। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिसमें एफडीआई अलाउ ही नहीं है, जैसे कि लॉटरी, चिट फंड, एटॉमिक एनर्जी, टैबेकोस एटसेट्रा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इंडिगो रैंक अमंग वर्स्ट एयरलाइन ग्लोबली इन एयर हेल्प 2024 रिपोर्ट। तो एयर हेल्प 2024 की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि पूरे वर्ल्ड की सबसे गंदी घटिया टाइप की जो एयरलाइंस है, वर्स्ट एयरलाइन वो कौन सी है? इंडिगो है, ऐसा कहा है। यहाँ पर 109 एयरलाइंस का असेसमेंट किया गया जिसमें 103 नंबर पे आपको इंडिगो मिल जाएगी जिसका स्कोर 4.80 है।
ठीक है, वहीं एयर इंडिया 61 पोजीशन पे है और एयर एशिया 94th पोजीशन पे है अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट। नाउ बात करते हैं बेस्ट एयरलाइन कौन सी है। तो बेस्ट एयरलाइन आपको देखने को मिल जाएगी ब्रुसेल्स एयरलाइन फर्स्ट नंबर पे है, कतार एयरवेज सेकेंड नंबर पे है और यूनाइटेड एयरलाइंस थर्ड नंबर पे मिल जाएगी। ठीक है, वर्स्ट एयरलाइन पूरे वर्ल्ड में कौन सी है, मतलब 109 नंबर पे कौन सी है, ट्यूनेशिया की एयरलाइन है जिसका नाम है ट्यूनिश एयर। और इंडिया की जो है इंडिगो, वो 103 नंबर पे है। डन। तो ये थे हमारे सभी इंडेक्स। इसके अलावा दिसंबर मंथ की मंथली मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो एक बार प्लेलिस्ट पे जाना और लास्ट 6 मंथ के सभी कंपाइलेशन पढ़ लेना, फिर आपको कहीं से कुछ और करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के जो भी अपॉइंटमेंट्स हुए थे ना, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, उनको डिस्कस कर लेंगे। ओके है जी, डन। पीडीएफ के लिए, मैगजीन के लिए पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन अवेलेबल है, जाइए डाउनलोड कीजिए, प्रिंट आउट निकालिए, पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। लेकिन क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर कर देना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।